ओके चलो पहले इलस्ट्रेशन 9 सॉल्व कर रहे हैं हम, विच इज रिलेटेड टू इन्वेंट्री टेकिंग, एंड देन मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रही हूँ. ओके 8 तक हुआ था ना. 9 के बाजू में लिखो इन्वेंट्री टेकिंग. याद है क्या ये कंसेप्ट? फिजिकली इन्वेंट्री काउंट करना है, एंड अगर उस डेट को पॉसिबल नहीं हुआ, उस डेट को मतलब 31 मार्च को, तो आजू बाजू में कभी तो करना है. ओके सो उसके रिलेटेड क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं. एडलेस याद है क्या लॉजिक? हाँ. सो क्वेश्चन कौन से लाइन में है वो लाइन पढ़ो. यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 March 22. So a trader prepared his accounts on 31st March each year. Due to some unavoidable reasons, no stock taking could be possible till 15th April 22, on which date total cost of goods in his godown came to 50,000. So ये जो 50,000 है वो कौन से डेट का स्टॉक है बताओ. पूरा लाइन पढ़ो फिर से. हाँ करेक्ट. सो 15th April 2022 को स्टॉक कितना था? 50,000. सो दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड आपको फिर यहाँ से एडलेस बताना है. ठीक है, पहले ओरली बताओ देन नोटबुक में लिखते हैं. द फॉलोइंग फैक्ट्स वेर एस्टेब्लिश बिटवीन 31st March एंड 15th April. सो उस पीरियड में सेल्स हुए हैं. अभी 15th April को स्टॉक काउंट किया है, हमें स्टॉक एक्चुअली चाहिए 31st March का, तो रिवर्स आना पड़ेगा. जो सेल हुआ है वो क्या करोगे? एड बैक करोगे. करेक्ट. सो ऐड लिखो यहाँ पर, पेंसिल से लिख सकते हो. सेल्स हमें ऐड करना है, बट डायरेक्टली 41,000 सेल्स दिया है और उसमें कैश सेल्स इंक्लूड है 10,000. तो मुझे बताओ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स डिफरेंस पता है सबको? सो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. सो ये ऐसे ही दिया है इंफॉर्मेशन कैश सेल्स की. ओके कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. सो 10,000 को इग्नोर कर दो कैश सेल्स, जो इंक्लूड है किसमें? 41,000 टोटल सेल्स में. सो वी नीड टू कंसिडर 41,000 डायरेक्टली, बट आप 41,000 ऐड करोगे या कॉस्ट ऐड करोगे? सो कॉस्ट ऐड करने के लिए प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा. सो ढूंढो प्रॉफिट का रेट किधर दिया है क्वेश्चन में. पूरा क्वेश्चन पढ़ो. लास्ट लाइन करेक्ट. गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन व्हाट? सो डायरेक्टली करोगे परसेंटेज, करो 41,000 इंटू 20% माइनस इज इक्वल टू. कैलकुलेटर है क्या? 41,000 माइनस 20% करोगे तो भी डायरेक्टली मिलेगा. 32,800 ऐड करना है. देन परचेसेस हुए हैं उस पीरियड में, क्या करोगे? लेस, क्योंकि वो बाद में परचेस हुए ना. 31st March टू 15th April के बीच परचेस हुए. सो 15th April के काउंटिंग में वो आ गए, तो वो माइनस करना पड़ेगा. सो 31st March को आ जाएंगे. इसमें से इंक्लूडिंग कैश परचेसेस इग्नोर करना है ये इंफॉर्मेशन. ओके सो ये 5034 डायरेक्टली लेस कर सकते हैं ना. सेल्स रिटर्न आया है इस पीरियड में, सेल किया हुआ रिटर्न आया. हाँ 31st March टू 15th April के बीच हो रहे हैं ना ये सब ट्रांजैक्शंस, तो ये बीच में आ गए, तो ये 31st March को नहीं थे ना. सो 15th April के काउंटिंग में इसको लिया ना हमने, बट ये 31st March को नहीं था, तो ये लेस करोगे. बट 1,000 लेस करोगे या उसकी कॉस्ट? तो कॉस्ट फाइंड आउट करो. 800. 1,000 माइनस 20% करो. 1,000 लो कैलकुलेटर पे, फिर माइनस प्रेस करो, फिर 20 एंड देन परसेंटेज. 800 माइनस करना है. अभी 4th एंड 5th इंपॉर्टेंट है. ऑन 15th March गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू, हाँ गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 10,000 were sent on sale or return basis to a customer, the period of approval being 4 weeks.
ओके, सो 15 मार्च से आगे 4 वीक्स, मतलब 15 अप्रैल तक उस कस्टमर को आपने क्या दिया था, टाइम दिया था टू अप्रूव द गुड्स, ठीक है। एंड उसको कितने गुड्स सेल किए थे आपने, सेल वैल्यू 10,000. He returned 40% of the goods on 10th April, approving the rest, and the customer was billed on 16th April. ओके, सो ट्रांजैक्शन क्या हुई है, देखो 10,000 के गुड्स हमने दिए थे, कब दिए थे, 15 मार्च को ही दिए थे. ओके, सो 15 मार्च को दे दिए. आपको स्टॉक कौन से डेट का चाहिए, याद है, 31 मार्च. हाँ, 15 मार्च को ये फिजिकली गए किसके पास, कस्टमर के पास. ओके, 31 मार्च को इस गुड्स की पोजीशन क्या है, उसने कुछ आपको बताया क्या कि ये मैं ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, नहीं बताया. सो 31 मार्च को इसकी पोजीशन क्या है, गुड्स विथ कस्टमर पेंडिंग अप्रूवल. सो 31 मार्च को ओनर कौन है, तो मतलब पूरा आपका स्टॉक है ना वो 31 मार्च को, बट उसकी सेल वैल्यू दी है 10,000. आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट. कॉस्ट कितनी है उसकी, 8,000 कॉस्ट है. यहां तक समझा क्या, 31 मार्च की पोजीशन चेक करनी है, किसकी पोजीशन, ओनरशिप की. फिजिकली गुड्स कहाँ पर है वो नहीं देखना है. ओके, ओनर कौन है वो देखना है. अगर हम ओनर है, आपने डिसाइड किया ना हम ओनर है 31 मार्च को, तो हमारे स्टॉक में आएगा वो. अगर आप ओनर नहीं हो तो स्टॉक में नहीं आएगा. ओके, यहाँ तक समझा. तो उसने आपको कब बताया, 10th अप्रैल को बताया. क्या बताया 10th अप्रैल को, कि मैं 40% क्या किया उसने, रिटर्न कर दिया. एंड रेस्ट अप्रूविंग द रेस्ट. रेस्ट मतलब विश्रांति नहीं घ्यायची. REST रेस्ट के दो मीनिंग है, एक है विश्रांति एंड दूसरा रेस्ट इज रिमेनिंग. दोनों के स्पेलिंग सेम है. टेक रेस्ट का स्पेलिंग भी REST है. सो वो वाला विश्रांति वाला नहीं कर रहे हम. ओके, अप्रूविंग द रेस्ट मतलब अप्रूविंग द रिमेनिंग. सो उसने 60% अप्रूव किया है, बट कब किया वो अप्रूव, हाँ. सो ये सब 10th अप्रैल को किया उसने. उसको टाइम पीरियड दिया था ना अपने 4 वीक्स का, 15 मार्च से आगे 4 वीक्स का टाइम दिया था आपने. 4 वीक्स कब खत्म हो रहे हैं, 15 अप्रैल को खत्म होंगे ना, एक महीना ना, 4 वीक्स मतलब. सो 15 अप्रैल के पहले 10th अप्रैल को उसने क्या किया, आपको बताया कि वो क्या करने वाला है. 40% क्या किए हैं, सेल्स रिटर्न, एंड 60% सेल्स. ओके, ये आपको लिखना है तो लिख सकते हो वहां पर ही मॉड्यूल में. $10,000 का 40% 4,000 ना, एंड 60%, हाँ नहीं आगे करते हैं ना, बाद में करते हैं उसको, लेस करते हैं ना, प्रॉफिट लेस करेंगे. एक एक स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ. हाँ, तो ठीक है वैसा करो. 4,000 का 80% लो, 20% प्रॉफिट है ना. ये 10,000 जो है वो सेल्स है, सेल वैल्यू है, पता है ना सबको. एंड कॉस्ट कितनी है, 8,000. एंड कॉस्ट 8,000. तो हमें जो स्टॉक लेना है वो एट कॉस्ट लेना है. सो डायरेक्टली फिर 8,000 का 40-60 करो, बताओ. $8,000 का 40%,
3,200 एंड 8,000 का 60%, 4,800. ओके, 40-60 का बाइफर्केशन समझा आपको? ये सेल्स रिटर्न है. तो मुझे बताओ कब आए ये फिजिकली गुड्स आपके पास? 10th अप्रैल को आ गए ना सेल्स रिटर्न. 10th अप्रैल को आ गए. और आपने फिजिकली काउंटिंग कब किया था? 15th अप्रैल को. सो 15th अप्रैल को जब आपने काउंटिंग किया तो ये ऑलरेडी थे क्या स्टॉक में? यस, इट इज इन स्टॉक as on 15th अप्रैल. 25 नहीं है, 2 है ना? 22. हाँ, सो ये स्टॉक में है. ओके, तो 15th अप्रैल के काउंटिंग में ये लिया गया. एंड जो 60% सेल हुए वो फिजिकली 15 मार्च को ही गए थे कस्टमर के पास. हाँ, बट उसके ओनर आप थे 31 मार्च को. हमें 31 मार्च का देखना है. लेस कब करते हैं? जब इंक्लूड है. 15th अप्रैल को इंक्लूड है क्या 60%? तो लेस नहीं कर सकते. मतलब क्या करना पड़ेगा? हाँ, सो ये 4,800 के भी ओनर कौन है? हम. कब? 31 मार्च को. 10th अप्रैल को है क्या ओनर आप उसके? ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन 10th अप्रैल, क्योंकि उसने 10th अप्रैल को आपको बताया ना कि ये मुझे चाहिए गुड्स, अप्रूविंग द रेस्ट. ओके, वो अप्रूव 10th अप्रैल को किया उसने. सो 10th अप्रैल तक हम ओनर थे, तो हमारे गुड्स में वो चाहिए स्टॉक में. बट अभी 15th अप्रैल को पोजीशन क्या है? उन्होंने सिर्फ 3,200 ही लिया है, क्योंकि वो 10th अप्रैल को वापस आया था ना. तो वो 15th अप्रैल के काउंटिंग में आ गया 3,200. बट ये 4,800 नहीं आया, क्योंकि वो फिजिकली किसके पास था? कस्टमर के पास. सो फिजिकल काउंटिंग में नहीं आया वो. एंड इसका अप्रूवल भी कब आया? 10th अप्रैल को. 31 मार्च को हम ओनर है, तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड. एंड बिल 16th अप्रैल को किया, उसका कुछ लेना देना है क्या? हाँ, ये सब कंफ्यूजन के लिए डेट्स दिए हुए हैं. ओके, फिजिकली हमने इन्वेंट्री टेकिंग किया है 15th अप्रैल को, बिलिंग 16th अप्रैल को हुआ है, अप्रूवल 10th अप्रैल को आया है, एंड इन्वेंट्री हमें चाहिए 31 मार्च की. ओके, सो ऐसे घुमा घुमा के उन्होंने दिया है, तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ेगा. बेसिक लॉजिक क्या है? 31 मार्च को अगर हम ओनर है तो हमारे बुक्स में वो आना चाहिए. ठीक है, 10,000 जिसकी सेल वैल्यू है एंड कॉस्ट कितनी है? 8,000. तो वो पूरा 8,000 का ओनर हम है 31 मार्च को. तो उसमें से 3,200 ऑलरेडी क्या है? हाँ, और 4,800 यहां पर ऐड किए है ना. ये वाला पार्ट देखो, ये इतना कंफ्यूज किया उन्होंने. सेल्स 40,000 है वो ऊपर का, उसका ग्रॉस प्रॉफिट लेस करके ये 32,000, ये लेस ग्रॉस प्रॉफिट का है. हाँ, और ये ऐड में ही है 4,800. ठीक है, सो ये समझ में आ गया ये वाला पार्ट. इसका एक्सप्लेनेशन आपको कुछ लिखना है, आजू बाजू में जगह है तो लिखो. यहाँ पर बहुत सारी स्पेस है मॉड्यूल में, तो आप वहां पर लिख सकते हो लॉजिक. नहीं तो क्लास में समझाता एंड होमवर्क करते वक्त फिर कंफ्यूजन कि ये ऐड क्यों किया है मैम 4,800. ये लिख सकते हो आप.
अथर्व पाणी पी म्हणजे झोप जाते. ह्यानी पण जाते झोप. कारण एसीत छान वाटलं की मग झोप लागते ना. मस्त हवा येते, छान चाललंय. एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था टेस्ट सीरीज के टाइम इंटरमीडिएट का कि मैम अभी मुझे समझा कि मैंने क्या गलती की. 2-3 अटेम्प्ट्स लगे उसको इंटर क्लियर करने के लिए. तो क्या गलती की उसने कि क्लास में मैं सोते रहता था. उसका क्लास 7 बजे रहता था मॉर्निंग इंटरमीडिएट का. और अभी समझ में आ रहा है कि क्योंकि कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुए, फिर आगे प्रॉब्लम. कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आप होमवर्क नहीं कर सकते हो, रिविजन्स नहीं कर सकते हो. सो कंसेप्ट बेस है. और अगर नींद आ गई तो क्या करना है, रिकॉर्डेड देखना है, क्योंकि हमें पता रहता है ना हम सोए थे क्लास में. तो रिकॉर्डिंग देखना आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो ये समझ में आ गया. ओके 4800. ये हमने कौन सी कंसेप्ट देखी थी, गुड्स सेंड टू कस्टमर पेंडिंग अप्रूवल. अभी इसमें जो सेल्स का है, सेल्स का उन्होंने क्या किया है, देखो सेल्स 41,000 था एंड सेल्स रिटर्न कितना है 1,000. सो नेट सेल्स कितना हुआ 40,000. ऐसे लिया है उन्होंने. नेट सेल्स 40,000. हम क्या कर रहे हैं, सेल्स को ऐड करने वाले थे, सेल्स रिटर्न को माइनस करने वाले थे. इफेक्ट सेम ही आएगा. ओके सो अगर आपने ऐसे भी किया कि नेट सेल्स लिए 40,000, फिर उसमें से प्रॉफिट मार्जिन कितना था 20%, दैट इज 8,000. सो 32,000 को आप ऐड बैक कर सकते हो. सो 50,000 स्टार्टिंग पॉइंट लेके ये 32,000 ऐड किया सेल्स का. गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल 6,000 का 80%. 6,000 कैसे आया, जो गुड्स सोल्ड किए थे 60%, बट ये 10th अप्रैल को बोला ना उसने. और उसका 80% क्यों लिया, क्योंकि 20% प्रॉफिट का पोर्शन है ना, तो 80% कॉस्ट का पोर्शन हो गया. ओके इसलिए 6,000 का 80%, या आप क्या कर सकते हो 6,000 माइनस 20%. सो ये ऐड किया. परचेसेस का आपने क्या बोला था, लेस करना है ना परचेसेस, याद है ना. परचेसेस ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 31st मार्च टू 15th अप्रैल. अभी नेक्स्ट कौन सा है देखो, द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 in March for sale on consignment basis. 20% of the goods had been sold by 31st March and another 50% by 15th April. These sales are not included in above sales. हाँ करेक्ट, क्यों नहीं करेंगे, करेक्ट करेक्ट. सो देखो द ट्रेडर हैड ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस. तो यहाँ पर जो ट्रेडर है वो कंसाइनर है या कंसाइनी है, कंसाइनी. कंसाइनर मतलब कौन, मेन ना, ओनर, प्रिंसिपल. एंड कंसाइनी मतलब एजेंट. तो यहाँ पर ट्रेडर कौन है, एजेंट है ना. रिसीव्ड गुड्स रिसीव्ड फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट. सो यहाँ पर ट्रेडर कौन है, कंसाइनी है, एजेंट है. तो कंसाइनी के केस में हमने देखा था कि वो एजेंट है. कंसाइनी का मीनिंग है एजेंट. ओके एंड कंसाइनर का मीनिंग है प्रिंसिपल. सो यहाँ पर ट्रेडर ने गुड्स लिए हैं एज ए एजेंट. सो मैंने आपको चितये बंधु का एग्जाम्पल दिया था, या कौन सा भी स्वीट
मार्केट जहां पर क्या होता है कि वो खुद के प्रोडक्शन किए हुए गुड्स सेल करते हैं। स्वीट्स वो खुद बनाते हैं, काका हलवाई, जोशी स्वीट्स, जो भी आपको स्वीट्स वाले पता है, ममता स्वीट्स, अभिनंदन, और भी जो स्वीट्स वाला शॉप है उसमें खुद के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वो सेल कर रहे हैं, करेक्ट? तो वहां पर वो ओनर है। एंड सेकेंड केस, वो एज ए एजेंट काम कर रहे हैं ना, जैसे कि आपने क्या देखा होगा, बालाजी, लेज, ये वेफर्स भी वो सेल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनके पास, बिस्किट्स वगैरह होते हैं। तो वो जो स्टॉक है उसके वो एजेंट है, तो वो स्टॉक उनका है क्या? नहीं, वहां पर सिर्फ वो क्या करने वाले, कमीशन मिलता है उनको। ओके, बालाजी पैकेट के ऊपर 1-2 रुपया कमीशन मिलता है उनको, 10 रुपए के पैकेट के ऊपर, ठीक है? सो वो स्टॉक रखना है क्या हमारे इसमें? नहीं रखना है। सो अभी देखो क्या किया है उस ट्रेडर ने गुड्स रिसीव किए थे कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, and 20% of the goods had been sold by 31st March. ओके, 20% तो सेल हो चुके हैं, सो बाकी कितने हैं? 80%। ओके, 80% में से भी अनदर 50% बाय 15th अप्रैल। सो पहले 20% उसने सेल किए, 20% सोल्ड ऑन, सोल्ड बिफोर, सोल्ड बाय 31st March मतलब till 31st March, and then another 50% on sold till 15th April. ओके, तो एज अ कंसाइनी उसने जो गुड्स रिसीव किए थे 8,000, उसमें से 70% उसने सेल कर दिए। सो कितने बाकी है उसके पास? 30% बाकी है, दैट इज 2,400। ओके, 8,000 इंटू 2,400 बाकी है। ओके, 15th अप्रैल को इतने बाकी है उसके पास गुड्स, एंड वो स्टॉक टेकिंग करते वक्त, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करते वक्त ये इंक्लूड कर दिए उसने, तो वो करेक्ट है क्या? तो क्या करना है? सो ये 2,400 लेस करना है। अनसोल्ड स्टॉक है ये, आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, 30% ऑफ 8,000, 2,400 लेस करना है। समझ में आ गया? क्योंकि वो हमारा स्टॉक नहीं है। एंड दीज सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अबाउ सेल्स। ओके, ये जो सेल हुए पहले 20%, देन अनदर 50%, ये जो सेल हुए ना वो अबाउ सेल्स में इंक्लूड नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट उनकी करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि वो हमारे सेल है ही नहीं। हमें सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है? कमीशन रिकॉर्ड करना होता है। एजेंट को सिर्फ कमीशन रिकॉर्ड करना है, कंसाइनी को, क्योंकि हमारा इनकम उतना ही है। आपका सेल है क्या? वो नहीं। तो ये ट्रीटमेंट उनकी करेक्ट है। लिखो वहां पर, दिस इज करेक्ट ट्रीटमेंट, दिस इज करेक्ट ट्रीटमेंट। Why it is correct treatment? Because we are not owners of those goods. हमारा सेल है ही नहीं। वो सेल कौन रिकॉर्ड करेगा? फिर कंसाइनर रिकॉर्ड करेगा उसके बुक्स में। ओके, कंसाइनमेंट नाम का एक टॉपिक था सीए फाउंडेशन में, 2024 से उसको निकाल दिया है। 2024 में जब सिलेबस चेंज हुआ तब ये टॉपिक निकाल दिया, नहीं तो क्या? हाँ, उसमें पूरा ना कंसाइनमेंट के टॉपिक में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर क्या क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी क्या क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं, वो सब कुछ था, और वो निकाल दिया सिलेबस से। वो जब टॉपिक था ना तब इतना एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ता था कंसाइनमेंट का, क्योंकि वो टॉपिक हुआ रहता था ना, तो स्टूडेंट्स को समझना था डायरेक्टली ये क्या चल रहा है, सो डायरेक्टली आंसर वो बताते थे। बट अभी कंसाइनमेंट टॉपिक है ही नहीं ना आपको,
सो पूरा एक कंसाइनमेंट एक्सप्लेन करना पड़ता है पहले. व्हाट इज कंसाइनमेंट, हु इज कंसाइनर, हु इज कंसाइनी, देन हु इज ओनर. कारण अवघड टॉपिक आणले ना, आणले इंटरमिजिएट वरून आले असे ते खाली. ओके, ये समझ में आ गए सब ट्रीटमेंट्स. ओके, तो अभी ये सॉल्व करो. देख के लिखा तो भी चलेगा. हेडिंग क्या है चेक करो. स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 22. ठीक है. एंड डेट लिखो, डेट 10th जून. फाइव मिनट्स. भावना 5 मिनट्स. आज बहुत दिनों के बाद परम प्रेजेंट ऐसे मैं मार्क कर रही हूँ. परम प्रिया. एज पर इंस्टीट्यूट ही करो, मार्क्स वैसे ही मिलेंगे ना. दोनों से आंसर सेम आने वाला है, बट उन्होंने जैसे किया है वैसे करो.
हो गया कंप्लीट? भावना एक मिनट ते ॲडिशनल क्वेश्चन बँक. आज टेस्ट लिहिणार आहे ना वैभवी? हो ना. हो का फायनल अकाउंट्स? हां जिनका कंप्लीट हुआ है स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन 2 एडिशनल क्वेश्चन बैंक. क्वेश्चन 2 नहीं रुको, एक एक ऐसे करते हैं, वो थोड़ा और हायर लेवल का है, वो शो स्टॉप पर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ना वो. क्या ये रुको, उसके लिए पहले क्वेश्चन 2 सॉल्व करो एडिशनल क्वेश्चन बैंक का. कितीदा आलाय आणि तो अनेकदा आलाय, अनेकदा. न बघता करा मग सेम. तसंही न बघताच करावं लागणार आहे. केले तसंच अजून करायचं असतं. हो हो. हां 15 एप्रिलला फिजिकली इन्व्हेंटरी टेकिंग केलं ना, काउंट केले ते 50,000 गुड्स आले, तर त्यात अजून करायचं असतं.
पेज नंबर 9 पॉइंट ओंकार तू क्वेश्चन बँक का नाही आणत रे? आरटीपी आरटीपी एमटीपी एमटीपी आरटीपी आरटीपी आरटीपी। हाँ हाँ, आपको मैंने 5 बार बोला हुआ है, आप सेकेंड टाइम करने के लिए ही इतना बार पूछते हो। कल एक स्टूडेंट आया था, वो अभी हमारे इधर आपको गाइड करने के लिए आने वाला है, वो सैटरडे को, पुण्येश जैन करके, उसको 322 मार्क्स है इन CA फाउंडेशन एंड he got all India rank 48 in CA intermediate and he is now in EY ट्रांसफर प्राइसिंग डिपार्टमेंट में आर्टिकलशिप कर रहा है। सो उसको ऐसे बहुत गाइडेंस करना है स्टूडेंट्स को कि कैसे पढ़ना है, क्या करना होता है। he got 92 in maths out of 100 so he's coming on Saturday to guide you एंड उसने बताया कुछ भी नहीं, 5 टाइम्स करना है। सो मैं भी वही बता दूँ, बट उसने बोला तो आप सुनोगे। या आप सेकेंड टाइम कर रहे हो तो पूछ रहे हो कि मैम करना है क्या? देख के किया ना अभी अपने सबने आंसर, बिना देख के करो। वहां पर बिना देख के करना है ना एग्जाम में, बिना देख के आंसर आ रहा है क्या करो? अभी के अभी कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में? बिना देख के आंसर आ रहा है क्या देखो ना, फिर अभी सेम है तो। दिस टॉपिक इज न्यू फॉर यू है, आपको 11th-12th में नहीं था, इसलिए स्लो हो जा रहे हैं हम। जो 11th-12th में था वो हमने पास किया ना सब, फाइनल अकाउंट्स, NPO, रेक्टिफिकेशन। ये क्वेश्चन ग्रुप पे डाला है मैंने।
इट इज़ फॉर 5 मार्क्स, सो 8.5 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ। कि जिनको पास होना है वो करो सॉल्व, जिनको नहीं होना है उन्होंने नहीं किया तो भी चलेगा।
This question is also on stock taking. इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड, नहीं, लास्ट लाइन में क्वेश्चन है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22. Inventory taking for the year ended 31st March 22 was completed by 10th April 22, the valuation of which showed an inventory figure of rupees 16,75,000 at cost. ये हाईलाइट करो, at cost, अंडरलाइन करो, as on the completion date. सो इन्वेंट्री टेकिंग उनका कंप्लीट कब हुआ है? 10th अप्रैल को सब कंप्लीट हुआ, एंड 10th अप्रैल को इन्वेंट्री आ गया 16,75,000 विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट. वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 10th अप्रैल 16,75,000. फिर क्या है, आगे पढ़ो. आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर and till the date of completion of inventory taking, sales for the next year were made for 68,750. Profit margin being 33.33% on cost. So sales की अमाउंट दी है यहाँ पर, and 33.33 मतलब 1/3 ना. So 1/3 of cost is how much of sales? हाँ, 1/4 of sales. Okay, 1/3 of cost is 1/4 ऑफ सेल्स. ये कल जो प्रेजेंट है उनको पता है, जो नहीं थे उनको रिकॉर्डिंग देखना है. सो 1/4 ऑफ सेल्स करो 68,750 माइनस 25% कर सकते हैं ना डायरेक्टली. 1/4 इज 25, सो माइनस 25% किया तो 563. हाँ, 68,750 का 1/4 आएगा ना. 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेल्स ना. सो प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट का 1/3, मतलब ही सेल्स का 1/4. तो ये जो सेल अमाउंट है 68,750, उसका 1/4 प्रॉफिट है. वो माइनस करोगे तो आपको कॉस्ट मिलेगी ना. 1/4 कैसे, परसेंटेज में कैसे आता है? 1/4 25%. ओके, सो सेल्स की अमाउंट लो 68,750, देन माइनस 25%. सो डायरेक्टली आपने प्रॉफिट माइनस कर दिया. हाँ ठीक है ना. 51,563 राउंड ऑफ कर दिया उन्होंने, राउंड ऑफ कर दिया है. राउंडिंग ऑफ डिफरेंस अलाउड है आंसर में, मेन एग्जाम में. ओके, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 68,750 इंटू 75%, वही आएगा ना. देन आपको और एक ऑप्शन है 68,750 इंटू 33.333333 डिवाइडेड बाय 133.33333. 17,188. तो वो माइनस करना पड़ेगा. 68,750 माइनस 51,562. वो 51,560 राउंड ऑफ कर दिया है उन्होंने. और वो कॉस्ट क्या करनी है फिर? सेल से तो एड बैक. हाँ, सो ये एड बैक करना है, लिखो वहां पर ऐड. ओके, आप 51,562 या 51,563 लिख सकते हो, एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे. डन, यहां तक हो गया. फिर परचेसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री amounted to 90,000 at cost less trade discount 10%. सो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके अमाउंट कितनी आएगी? हाँ, सो 81,000 के परचेसेस क्या करोगे? लेस.
Then during this period, goods were added to the inventory at the markup price of 3000. Markup price मतलब sale price. Okay. So during this period, goods were added to the inventory at the markup price of 3000 in respect of sales return. सेल्स रिटर्न आए ना इस पीरियड में 31 मार्च टू 10 अप्रैल के पीरियड में वो आ गए सेल्स रिटर्न. 31 मार्च को थे क्या वो? नहीं थे. 10 अप्रैल के कैलकुलेशन में आ गए हैं, इंक्लूड है, तो क्या करना है? लेस. करेक्ट. बट ये मार्कअप है प्राइस, सेल प्राइस है, तो क्या लेस करोगे? हाँ 25% लेस करके ना. ये समझा ना आपको? 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेल्स एंड 1/4 मतलब 25%. सो 3000 माइनस 25%, 2250 क्या करना है? लेस. Then after inventory taking, it was found that there were certain very old slow moving items costing 11,250 which should be taken at 5,250 to ensure disposal to an interested customer. So ये सब after inventory taking, ये सब होने के बाद उनको क्या मिला? एक old slow moving item है, fast moving and slow moving. FMCG का फुल फॉर्म फास्ट मूविंग. आगे क्या? ये था ना आपको इकोनॉमिक्स में 11-12. FMCG नहीं, FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. ओके, जैसे कि सोप्स वगैरह होते हैं, सोप्स, टूथपेस्ट, ज्यादा डिमांड वाले जो फास्ट मूव होते हैं ना. ग्रोसरी आइटम्स आप मंथली बेसिस पे 15 डेज के बाद परचेज करते हो ना, सो वो फास्ट मूविंग आइटम्स है. ओके, FMCG बोलते हैं उसको. एंड ये स्लो मूविंग आइटम है, मतलब डिमांड कम है इसकी. तो अभी उनको एक ओल्ड स्लो मूविंग आइटम मिला है जिसकी कॉस्ट क्या है? 11,250 कॉस्ट है उसकी, बट इट शुड बी टेकन एट 5,250. हाँ, टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर. सो 5,250 क्या है समझा क्या आपको? NRV है वो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वो. कि अगर आप उसको 11,250 से 5,250 पे लेके आओगे तो कोई कस्टमर उसको लेगा. ओके, टू एंश्योर डिस्पोजल टू इंटरेस्टेड कस्टमर, मतलब कॉस्ट उसकी 11,250 है, बट आज की वैल्यू क्या है उसकी? 5,250. पीपल आर नॉट रेडी टू परचेज इट एट 11,250. ओके, क्योंकि वो ओल्ड है ना. ओके, पुराना हो गया है वो, इसलिए कोई उसको परचेस नहीं कर रहा है. एंड मैंने आपको यहाँ पर मार्क करने के लिए बोला था कि जो 10 अप्रैल को इन्वेंट्री टेकिंग हुआ है वो कैसे हुआ है? एट कॉस्ट हुआ है. ओके, वो अंडरलाइन किया था आपने. सो हमारा वैल्यूएशन का बेसिस याद है आपको? कॉस्ट और NRV विच एवर इज. तो 11,250 एट कॉस्ट इंक्लूड है उसमें, तो आपको उसको NRV पे लाना पड़ेगा. सो कॉस्ट एंड NRV में जो डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है? 6,000 का. वो डिफरेंस आपको माइनस करना पड़ेगा ना, तो NRV पे आ जाएगा. अभी जो स्टॉक है 16,75,000 वो एट कॉस्ट है ना, और उसमें ही वो 11,250 एट कॉस्ट इंक्लूड है. बट आपको हर एक आइटम का देखना होता है, कॉस्ट और NRV कंपेयर करना होता है, एंड विच एवर इज लोअर. तो ये जो स्लो मूविंग आइटम है, इसके केस में क्या घटना हुई है? इसका NRV लोअर है कंपेयर टू कॉस्ट. सो इसको 11,250 कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके नहीं चलेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 5,250 पे.
सो 6000 माइनस करना है। ये समझ में आ गया स्लो मूविंग आइटम का। यहाँ पर आपने लिखा क्या एनआरवी, इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है? 5250 इज एनआरवी। नेक्स्ट पढ़ो, ड्यू टू हेवी फ्लड सर्टन गुड्स, फ्लड मतलब पूर, ड्यू टू हेवी फ्लड सर्टन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of the customer। ओके, मतलब सप्लायर से गुड्स कब आ गए? डिलीवरी डेट जो कस्टमर को दी थी उसके बाद। ओके, मतलब बहुत लेट आ गए। आपने आपको कस्टमर को बोला आज 10 जून है, 15 जून को कंफर्म मिलेंगे तुम्हें गुड्स, ऐसे बताया आपने 15 जून तारीख, एंड आपको ही सप्लायर से मिल गए 20 जून को। ओके, तो ये क्यों लेट हुआ? बिकॉज ऑफ हेवी फ्लड, सप्लायर से गुड्स लेट आए बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ द कस्टमर। तो अभी कस्टमर ने क्या किया देखो, एज अ रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स was estimated to be 12,500 as on 31st March। उसकी कॉस्ट एक्चुअली थी 15,500, बट सप्लायर ने लेट दिया ना हमें डिलीवरी। अभी ये क्या बोल रहा है, फिर कस्टमर क्या कर रहा है, उस लेट डिलीवरी का फायदा ले रहा है कि कॉस्ट कटिंग हो जाएगा ना। अभी तुमने लेट दिया है, मैंने डिलीवरी डेट जो बताई थी उससे लेट है, सो ही इज रिफ्यूजिंग टू टेक द डिलीवरी एंड देन उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम की कस्टमर ने, मतलब वो बोल रहा है कि तुम 12,500 में मुझे दे रहे हो तो मैं दूंगा बिकॉज इट्स लेट। ओके, सो इट्स एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ गई 12,500। ओके, अभी वो इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है, मतलब स्पेसिफिक इस कस्टमर के लिए आपने बुलाई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ही सेल करना पड़ेगा एट अ लॉस ऑफ 3,000, नहीं तो पूरा ही लॉस होगा ना। उससे बेटर 3,000 का लॉस। उसको सेल नहीं हुआ तो ये आपने 15,500 सप्लायर को पे कर दिए हैं, कॉस्ट लग गई है वो आपको। सो कस्टमर इज रेडी टू गिव यू 12,500, सो उतना ले लो एंड 3,000 का लॉस बेयर करो। ठीक है, सो इसका क्या करना पड़ेगा, जो 3,000 का डिफरेंस है वो लेस, क्योंकि ये भी कॉस्ट से एनआरवी पे आपको लाना पड़ेगा। सो ये 3,000 भी लेस होगा। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ स्लो मूविंग इन्वेंट्री, हाँ 6,000 3,000, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न लेस किया। देन परचेसेस फॉर द नेक्स्ट पीरियड नेट है, नेट मतलब आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, वो भी लेस होंगे। एंड ऐड क्या होगा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 68,750 माइनस 17,190 आया उनका, हमारा कितना आ रहा है 17,188 आ रहा है ना। किधर से भी किया तो भी 17,188 ही आता है। ठीक है, राउंड ऑफ करके ऐड कर दिया उन्होंने इसको, एंड बाकी सब लेस ही करना है। ओके, और ये नोट पढ़ी क्या आपने, प्रॉफिट मार्जिन 33% ऑन कॉस्ट इज % ऑन सेल प्राइस, मतलब इंस्टीट्यूट भी बोल रही है कि ऐसे ही जाओ तो फास्ट होगा। ओके, तो वो लर्न ही करना पड़ेगा। 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेल्स, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेल्स। एंड ये लर्न करने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1/4 इज 25%, 1/5 इज 20%, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो अभी ये लिख सकते हो आप 5 मिनट में, देख के ही लिखना है एंड खत्म हो गए क्वेश्चंस इन्वेंट्री के।
अभी सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बाकी है 3। सीए इंस्टीट्यूट में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है आज ही करना है आपको कंपलसरी। इसके बाद 1 महीना लगने वाला है बुक्स आने के लिए।
ना वो 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेल्स, दैट 1/4 इज 25%. सो 20,625 सेल्स माइनस 25%, तो वो आ रहा है 15,468.75. तो उसको उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया 15,470. के फर्स्ट सॉल्व करना है फर्स्ट.
क्या आंसर सबका 4,90,294। ओके, आंसर्स की पीडीएफ सेंड की है मैंने ग्रुप पे। ग्रुप में देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ सेंड की है। सो वहां पर आपको पूरा आंसर मिल जाएगा एडलेस। अभी के जैसे ही था ना, सिर्फ ऐड क्या करना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाकी सब तो माइनस ही थे। झालं प्रतीक्षा? सॉल्व केलं? नाही केलंस? रेकॉर्डेड लेक्चर्स बघायचे। ओके, इन्वेंट्री की टेस्ट कब करेंगे? लॉ की कल है ना, सैटरडे। आज ट्यूसडे है ना, वेनसडे थर्सडे 2 दिन के बाद फ्राइडे को टेस्ट। क्या? सेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, ठीक है। सो फ्राइडे को टेस्ट है हाँ, ऑन इन्वेंट्री। एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस बाकी है, एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस बाकी है, वो हम वेनसडे थर्सडे में कंप्लीट करेंगे। ओके।